आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है, जो कि वर्दी का शौक़ रखने वाले के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए हम लोग जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में उसका अच्छा वेटेज है, 50% का वेटेज है, जिसमें कि 37 से 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 37 से 38 क्वेश्चन जो है आपकी जीके से पूछा जाएगा। तो उसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं, और प्रैक्टिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है लास्ट टाइम पे, क्योंकि आज की प्रैक्टिस सेट में देखिएगा तो वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर या अदर कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको टाइम मैनेजमेंट और चीज़ें रिकॉल रहेगी, तो जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा। तो चलिए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ड किससे से बना होता है। तो ये ज प्लस अंगा से के मेल से बना हुआ होता है ज्ञ वर्ड, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ज प्लस अंगा से। और 3-4 वर्ण है जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सब तो। अगला क्वेश्चन है कि या का उच्चारण स्थान है, या का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से किया जाता है, तो तालु से किया जाता है। तालु से और कौन कौन से आते हैं, तो तालु से देखिएगा तो च छ ज झ अंघा, उसके बाद य स हर्षिकर दीर्घिकार, ये वर्ण जो है ये तालु से उच्चारण होता है। आपको ये वाला देख लेना है, जिससे कंठ से कौन कौन से वर्ण होते हैं और से, तो इस तरह से इनका जो चार्ट लिस्ट आती है वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के, हाँ हम लोग सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण बोला जा रहा है, तो आप लोग जब मनोनयन और शिरोधार्य इन दोनों वर्ड को तोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में जो है विसर्ग संधि लगे हुए हैं, क्योंकि मनोनयन का भी है ना, मना जोर नयन होता है, यानी एक मिनट मैं अगर लिख सकता हूँ तो मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। मना जोर नयन होता है, मनोनयन, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। उसके बाद जाके शिरोधार्य देखिएगा तो उसमें भी शिराल होता है और शिरा विसर्ग लगती है और प्लस धार्य होता है, तो शिराधार्य, इसमें भी विसर्ग लगी हुई है और विसर्ग, तो इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा मनु नयन और शिरोधार्य दोनों में विसर्ग संधि लगी हुई है, इसका जब आप लोग खंडन कीजिएगा तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये उपसर्ग का क्वेश्चन है कि आ उपसर्ग किस में नहीं लगा है। तो आजन्म में भी आ उपसर्ग है, आकंठ में भी है, आकाश में भी है, आधुनिक में आ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि आ हटाइएगा तो ध्वनिक कोई वर्ड नहीं होता। तो आधुनिक में क्या है, तो इक प्रत्यय से बना हुआ है, आधु प्लस इक प्रत्यय आधुनिक होता है, तो इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए ये सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग नहीं है बल्कि इक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि मान शब्द का अर्थ है सम्मान, इसके निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है। तो सम्मान में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जो कि इसका अर्थ जो है घमंड हो जाएगा। तो सम्मान में जब अभिमान अभी लगा दीजिएगा तो अभिमान हो जाएगा, और अभिमान एक घमंड, उसी का अभिमान का ये अर्थ होता है घमंड, तो इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग अभी जब लगेगा सम्मान में, तो ये अभिमान और अभिमान अर्थात घमंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो संस्कृत शब्द में उपसर्ग पूछा रहा, ये कई बार कई एग्जाम में आया हुआ, आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो उसमें भी कई बार आता है क्वेश्चन कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें सम और प्लस कृत, इन दोनों शब्द से बना हुआ है, तो इसमें सम उपसर्ग लगता है, ध्यान रखिएगा, इसमें सम उपसर्ग लगता है। और सन्यासी में भी, जैसे सन्यासी में भी सम उपसर्ग लगती है, संकल्प में भी सम उपसर्ग लगती है, तो इसका सही जवाब होगा सम प्लस कृत, संस्कृत होता है, सम प्लस कृत संस्कृत, तो सम उपसर्ग हो गया। अब सीधे रट लीजिएगा, या अगर आप उपसर्ग वाले अच्छे से समझते हैं तो आप कर जाइएगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है। तो स्थानीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो स्थानीय में देखिएगा तो आपका ये प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि इसका होता है स्थान प्लस ये स्थानीय, तो ये प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। आवट प्रत्यय थकावट में भी लगा हुआ, लिखावट में भी है, सजावट में भी है, लेकिन महावट में नहीं है, क्योंकि महा कोई और नहीं होता है, तो महावट में जो है ना, इसमें आवट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा महावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। असत्य विकल्प की पहचान कीजिए, यानी जो सत्य नहीं है। आमुख केवल उपसर्ग से निर्मित, आमुख। उसके बाद
अतल केवल ला प्रत्यय से निर्मित है। तो ला प्रत्यय, इसमें ला प्रत्यय नहीं लगा हुआ बल्कि इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अतल में जो देखिएगा ना तो तल में आ उपसर्ग लग गया है, तो ये उपसर्ग लगा है ना कि प्रत्यय, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है अतल हो जाएगा। और बाकी सब देखिएगा तो ऑप्शन सही है और यही रॉन्ग था, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौमासा शब्द में कौन सा समास है। तो चौमासा शब्द में कौन सा समास है, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास है, तो सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है कि अपभीति में समास है। तो अपभीति में समास है तो इसमें कौन सी समास आ जाएगी। अपभीति शब्द में जो है ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अपभीति में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास लगा हुआ है। क्योंकि देखिए, क्योंकि अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें जिस वर्ड में जो है ना में और पे, याद रखिएगा इसका पहचानने का नियम है, में और पर जिसमें रहे, जैसे इसमें है ना अपभीति में, तो अपभीति में इसका जब खंडन कीजिएगा तो आता है आप पे बीती। जब इस शब्द का खंडन कीजिएगा तो आप पर बीती, तो बीच में पर आ रहा है, तो इसलिए इसका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्या का आलय समास की पहचान है। तो विद्या का आलय, इसमें का है तो का वाला क्या होता है, तो संबंध तत्पुरुष होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। विद्या का आलय का लगा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा, तो जातिवाचक संज्ञा शिशु कहने से जो है ना सारे बच्चों का बोध हो जा रहा है, तो इसलिए जो है ना शिशु ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी मित्रता देखिएगा तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक और, लेकिन ये लॉ जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि किसी एक खास मेटल का होती हो रहा है, तो शिशु जो है ये जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है। तो संज्ञा जब संज्ञा पद से जो है किसका परिचय नहीं होता, तो उसमें देखिएगा तो किसी भी, जैसे मेरा नाम संतोष हो, तो इसमें देखिएगा तो ये क्या हुआ, एक व्यक्ति मतलब ये वचन का बोध करा रहा है, एक प्रकार संज्ञा का प्रकार है, नाम है तो एक संज्ञा का प्रकार है। लिंग ये पुल्लिंग है, उसके बाद पुल्लिंग है नाम, उसके बाद एक वचन जो है एक वचन, यानी एक आदमी का नाम है तो एक वचन। लेकिन काल, इसमें मतलब ये नाम लिखने से ये नहीं बोध नहीं होता कहीं से भी कि ये भूतकाल में है कि भविष्य काल में, तो इसलिए जो संज्ञा पद से देखिएगा तो इससे काल का बोध नहीं होता। बाकी किसी भी चीज़ से मतलब संज्ञा से जो है लिंग और कौन सा संज्ञा का प्रकार है, उसके बाद वचन, ये तीनों का पता चलता है, लेकिन काल का नहीं चलता है, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक सिया, बचपन, नैतिकता, पशु, तो इसका सही जवाब जो है ना इसमें बालक भाववाचक नहीं है, पशुता भी भाववाचक नहीं है, उसके बाद जाके अपनापन, निपुण, सौंदर्य, तो इसमें देखिएगा ना आपका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, ये तीनों शब्द जो है ना ये भाववाचक संज्ञा है, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, तो इसके लिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप भी एक मध्यम पुरुष है, उसके बाद तुम भी मध्यम पुरुष, आप भी मध्यम पुरुष, तो ये वाला में मध्यम पुरुष का नहीं है सुभाष चंद्र बोस, ये क्योंकि ये अन्य पुरुष में आता है। जानते हैं कि 3 पुरुष होता है, एक प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष बोलते हैं, उसके बाद एक मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये जो है ना ये अन्य पुरुष का उदाहरण है, और बाकी देखिएगा तो मध्यम पुरुष का, तो ये सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त है, अपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग दिया था, तो ये अन्य पुरुष का उदाहरण है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का आप जो करो सो थोड़ा है, ये भी संबंधवाचक ही बता रहा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, ये भी संबंध ही बता रहा है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे का ऑप्शन आई थिंक इधर ही होगी, संबंधवाचक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा।
तुम अपनी पुस्तक पढ़ो जैसी करनी वैसी, ये भी है कि जैसा करोगे वैसा, लेकिन ये जो देखिएगा ना ऑप्शन सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये संबंधवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन कि वो बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण, तो बहुत खाता है, तो इससे किसका बोध, मतलब कौन सा विशेषण का बोध होता है, तो इसमें कौन सा है, तो अनिश्चय परिणामवाचक से विशेषण लगा हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा अनिश्चय परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन की क्यों बहुत, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल कौन सा है, तो चंचल देखिएगा ना, एक मिनट, 19 नंबर है ना, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैं 10 मन गेहूँ खरीदूँगा, मैं आदमी लाखों में एक होते हैं, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, तो इसमें गुणवाचक में जो है, गुणवाचक जो है इसमें ये नटखट है, मतलब ये उसका गुण बता रहा है, तो इसमें से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा कि वह नटखट है संगीत सुन रहा है, ये उसका गुण बता रहा है कि वह नटखट है, कैसा है, मतलब किसी का गुण बताना, वो गुस्सैला है, वह दयालु है, वह नटखट है, तो ये इस तरह का गुण बता रहा है, तो इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो सतीश चंचल बालक है, तो चंचल मतलब बालक कैसा है, चंचल है, तो ये भी गुण बता रहा है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। और जैसे ऊपर पूछ रहा था नटखट है, नीचे चंचल है, तो ये सब किसी का गुण बताना हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मानसिक विशेषण जो देखिएगा ये किस शब्द से बना हुआ है, किस मूल शब्द से, तो मनस में जब एक प्रत्यय लगा जाता है तो मानसिक बनता है, मनस में जब एक प्रत्यय लगाइएगा तो मानसिक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, मैंने बच्चे को दूध पिलाया, मोहन सोहन से पत्र लिख पाता है विशाल। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रिया जो आप किसी से, मतलब किसी को प्रेरित करके या दूसरे से करवाया जाता है, तो जैसे कि मोहन जो है सोहन से पत्र लिखवाता है, तो मोहन जो है ना सोहन से पत्र लिखवाता है, मतलब खुद से नहीं कर रहा है, दूसरे से लिखवा रहा है, अब उसको इंस्पायर करके लिखवाए, कुछ भी करके दूसरे से लिखवा रहा है, तो यही सही जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक। बाकी माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ खुद पिलाई काम किया, और वह आराम से सो रहा है, वह खुद सो रहा है, विशाल और विकास जयपुर जा रहा है, दोनों जा रहा है, मतलब खुद ही जा रहा है, इसी में देखिएगा तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब इसका जो है रमेश भोजन कर रहा है, ये एक सकर्मक क्रिया हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमेश भोजन कर रहा है। रमेश क्या कर रहा है, तो भोजन कर रहा है, इसमें मतलब जिसमें क्या और किसको, इन दोनों का जवाब मिलता है वही सकर्मक क्रिया होती है, तो सही जवाब हो जाएगा रमेश भोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है, क्रिया की इच्छावृत्ति का क्या प्रयोग हुआ है, तो इच्छावृत्ति क्या होती है ना, जैसे कोई जाने लगता है तो आप कहते हैं ना, एक मिनट, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सफल हो, तो इस तरह की जो शब्द है ना ये इच्छावृत्ति शब्द होता है, तो इसमें देखिएगा तो ईश्वर सबका भला करे, ये सब इच्छाएं हैं, मतलब ना आम बोलचाल में किया जाता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ईश्वर सबका भला करे। अकस्मात क्रिया विशेषण है, तो ये अकस्मात क्रिया विशेषण ये कैसा होता है, तो ये रीतिवाचक होता है, रीतिवाचक के और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे रीतिवाचक का देखिएगा ना, तो आपका हो गया जैसे धीरे धीरे हो गया, सहसा हो गया, अचानक हो गया, समझता, ये सब जो वर्ड है ये रीतिवाचक शब्द होती है, रीतिवाचक विशेषण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीतिवाचक। वह अचानक चल गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है, तो वह अचानक चल गया, कैसे चल गया, तो अचानक चल गया, ये भी एक रीतिवाचक बोध है, क्योंकि इसका 3-4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, अन्यथा आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे धीरे धीरे, अचानक, आकस्मिकता, ध्यानपूर्वक, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, ये सब जो एग्जाम्पल है रीतिवाचक विशेषण का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वह शीघ्र तथा उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चय बोधक अवयव किस विकल्प में है, समुच्चय बोधक वही जो वर्ड या सेंटेंस को जो जोड़ता है, तो देखिएगा तो तथा और
क्योंकि ये दोनों जो शब्द है ना, 1 या 4, तो ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों शब्द को ये जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि और तथा। तो 1 और 4 सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो शिशु का शिशु होता है, पुस्तक का पुस्तकों, लेकिन प्राण का जो है ना, ये हमेशा बहुवचन में ही यूज़ होता है। तो सही जवाब होगा प्राण। अगला क्वेश्चन कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है। मैं खाना खा चुका मतलब काम, मतलब पूरा खाना खा गया, काम कंप्लीट हो गया, तो पूर्ण भूतकाल है। आगे का देखते हैं कि राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। राजा सेवक को कम्बल देता है, तो कम्बल देता है, ये जो है ना, इसमें आपका संप्रदान कारक होगा, क्योंकि मतलब अलग हो रहा है, किसी चीज़ को दे रहा है तो वो संप्रदान। जैसे बालक ने भिखारी को रोटी दी, इस तरह की जो चीज़ है, इस तरह का जो एग्जाम्पल वो संप्रदान कारक का होता है। तो सही जवाब होगा संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर, तो इसमें अधिकरण कारक लगा हुआ है। किस पर, मास्टर जी कुर्सी पर, कुर्सी पे, तो इस पर अधिकरण कारक लगा हुआ है। तो सही जवाब होगा अधिकरण। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द यानी कौन सा शब्द जो है गलत है। तो लघुत्तर, चिन्ह और वात्सल्य, ये गलत लिखा हुआ है। वात्सल्य देखिएगा ना, तो इसमें ला भी आधा ही होता है, तो वात्सल्य होगा बा त शल्य, आधा ही ला होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सब देखिएगा तो सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो है ना, शुद्ध शब्द बोल रहा है, तो प्रसंग, ये भी गलत है क्योंकि इसमें दंत सौ लगता है। उसके बाद जाके उज्ज्वल, ये भी गलत लिखा हुआ है। पूजनीय, ये भी गलत है। भौगोलिक जो है ना, ये सही हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ पूजनीय हुआ ना, अब पूजनीय, पूजनीय देखिएगा ना, तो आधा जौ नहीं होता बल्कि पूरा जौ होता है, तो इसमें आधा जौ का कोई अति ही नहीं है। उसके बाद जाके प्रसंग, प्रसंग में दंत सौ होता है। उसके बाद जाके उज्ज्वल, उज्ज्वल देखिएगा ना, ये 1 2 3 शब्द है जो आपको जो संयुक्त वो लॉ होता है, उज्ज्वल ऐसे लिखाया जाता है। तो ये 3 4 शब्द को आपको अच्छे से करके जाना, क्योंकि बार बार एग्जाम में यही सब वर्ड जो है रिपीट होता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मतलब अशुद्ध, तो मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, सही है। ये कुआं कैसे सूख गया, ये भी सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध, ये भी सही है। मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, तो मेरे पास केवल एक मात्र, हिंदी का एक रूल होता है कि मात्र और केवल जो 2 शब्द हैं ना, एक साथ नहीं आ सकता किसी भी सेंटेंस में। या तो होता है मेरे पास केवल एक मोबाइल है, या मेरे पास मात्र एक मोबाइल है, यही हो सकती थी। दोनों शब्द एक साथ नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। आंसर ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही, और ऐसे गलत शब्द होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध है, तो 1 मिनट, हाँ, तो इस कागज़ के साथ मेरे हस्ताक्षर हैं, ये गलत है यार। इस कागज़ पर मेरे हस्ताक्षर हैं, ऐसे होना चाहिए था, इस कागज़ पर मेरे हस्ताक्षर, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद जाकर उसने चतुराई से के द्वारा उसे मारा, उसने चतुराई के द्वारा नहीं, उसने चतुराई से मारा, ये होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये आई थिंक ये ठीक लग रही है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी हमारी पुस्तक के अंदर लिखा है, हमारी क्या यार, मेरी पुस्तक में लिखा है, ये होनी चाहिए थी। तो ये सही आंसर हो जाएगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये सही सेंटेंस है। बाकी सब देखिएगा तो कुछ ना कुछ गलतियां हैं। चा का उच्चारण स्थान, तो पीछे भी था, पीछे क्या चीज़ का, या का पूछा था, तो वो भी ये चा छा जा झा अंगा, ये सब तालु से इसका उच्चारण होता है, तो तालु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, पढ़ रहे होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ए हो, तो कर्म का पूछ रहे हैं कर्ता ने,
कर्म को। तो सही जवाब हो जाएगा कर्म को। तो ये थे 37 क्वेश्चन हिंदी के। अब हम लोग जीके का देखने वाले हैं, वो भी आपका 37 से 38 क्वेश्चन रहेगा, दोनों मिला के जो है आपका 70 क्वेश्चन रहने वाला है, सॉरी 75 क्वेश्चन रहेगा हिंदी और जीके का मिला के। तो आगे का देखते हैं। अभी जीके आ गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो डॉकयार्ड गोदी यानी बंदरगाह कहाँ मिलती थी? तो वो लोथल में। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल स्थान जो कि गुजरात में पड़ती है, वहाँ गोदी वाली यानी बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह जो होती है ना, वो मिलने का प्रमाण है। तो ये सही जवाब हो जाएगा लोथल। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कई सारे एग्जाम में देखिएगा तो आया हुआ है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन ये तो सही दिया 30 मार्च, लेकिन ईस्वी में थोड़ा सा कर रहा, तो 1942 में थी इसकी, तो 30 मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली समझौते किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता जानते हैं कि गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले, जो कि 1930 में हुई थी, तो ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो वो कौन सी समझौता थी? गांधी इरविन के बीच की जो समझौता थी उसी को दिल्ली समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो उसमें जो वहाँ का किसान आंदोलन का नेता था दरभंगा राज, ये दरभंगा बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, तो वो स्वामी विद्यानंद थे। तो सही जवाब होगा स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की, तो किसके लिए की थी? तो भारत के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा भारत का। अगला क्वेश्चन कि पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। तो पीपल्स वॉर ग्रुप देखिएगा ना, ये नक्सलवादी से संबंधित था, अब शायद ये ख़त्म हो गई है, ये शायद आंध्र प्रदेश के एरिया में था, तो ये अब ख़त्म हो गई, नक्सलवादी ग्रुप था। ये क्वेश्चन कई और एक दो एग्ज़ाम में आया हुआ हमने देखा था, तो वही यहाँ भी पूछा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। तो भारत के संविधान सभा के द्वारा जो है ना, ये 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया। याद रखिएगा 50 में जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इसको अपनाने का जो बात है वो 26 नवंबर 1949 को हो गई थी, क्योंकि कंप्लीट हो गया था संविधान। और इसमें एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि अगर यहीं कंप्लीट हो गई थी तो एक महीना बाद लागू क्यों किया गया था? तो इसका रीज़न ये था कि 1930 में कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी के दिन को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए सबों ने सोचा कि इस दिन को याद रखा जाए, इसलिए एक महीना बाद संविधान को लागू करके उस दिन को ऐतिहासिक बनानी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची जो होती है ना, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे देखिएगा तो शिक्षा, वन, ये सब जो है ना, वो दोनों के समवर्ती सूची में आते हैं, यानी दोनों उस पर अपना अपना क्षेत्र के दायरे में कानून बना सकते हैं। अपशिष्ट विषय पे तो केंद्र सरकार बनाती है, और केंद्रीय सूची पे तो केंद्रीय, और राज्य सूची पे राज्य बनाती है। तो अपशिष्ट विषय पे भी जो है वो केंद्र ही बनाती है। जैसे अंतरिक्ष वाला हो गया, तो इस सब विषय पे जो है वो केंद्र बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो आर्टिकल 17 कानून के समक्ष समानता, नहीं, आर्टिकल 17 में जो है ना, इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के भेदभाव को ख़त्म किया जाए, वो बातें दी गई है, तो ये गलत है। उसके बाद अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये सही है। ये आर्टिकल 15 में इसी चीज़ को दिया गया है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव विरुद्ध गारंटी देती है, आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन है 14, अगला ऑप्शन है आर्टिकल 14 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये गलत है। ये आर्टिकल 16 में दिया, आर्टिकल 16 में ये चीज़ें दी गई, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, और 17 में जो है ना अस्पृश्यता का अंत दिया था, और ये और आर्टिकल 14 में जो है ना, वो आपके कानून के समक्ष समानता, ये चीज़ें आपका आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। तो 15 ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी एक मिनट तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बाकी दोनों देखिएगा तो गलत है, क्योंकि 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 14 में कानून के समक्ष समानता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र ग्रह देखिएगा ना, ये लगभग सिमिलर ही है, इसलिए इसको पृथ्वी का भाई बहन भी कहा जाता है। तो वो शुक्र ग्रह है जो कि जिसका द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कोयला होती है ना, वो एंथ्रासाइट होती है, क्योंकि इसमें 80 से लेके 95% तक जो है ना
कार्बन पाइस आती है, इसलिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छी होती है। और सबसे बेकार क्वालिटी की कोई होती है ना, वो पीट होती है। पीट वाली जो होती है ना, पीट प्रकार की कोयला की कई सारी वैरायटी होती है, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी मानी जाती है और पीट बेकार मानी जाती है, मतलब सबसे कम कार्बन की मात्रा इसी में होती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व जो देखिएगा ना, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, वही मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि आपका 17 आदमी पर वर्ग किलोमीटर में, मात्र 17 आदमी। और सबसे ज़्यादा देखिएगा तो वो बिहार का है, जो कि 1100 कुछ है और सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। ये चीज़ें याद रखनी थी। अगले क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस देखिएगा ना, ये देवास में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये देवास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है ना, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है, तो इसलिए सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिकीय डैश कहलाती है? तो निषेचन के फलस्वरूप जो पौधों में एकल कोशिकीय बनती है उसको यूग्मिनस कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा यूग्मिनस। अगला क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? तो दांतों और हड्डी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की, तो सही जवाब होगा कैल्शियम फॉस्फेट इसमें उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन कि पित्तरस का कार्य क्या है? तो पित्तरस का कार्य क्या होती है? तो पित्तरस यकृत से निकलती है और पित्ताशय में जमा होती है और इसका कार्य होता है वसा का एमिल्सन करना, तो सही जवाब होगा वसा का एमिल्सन यानी वसा का पचन। अगला क्वेश्चन है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाते हैं? तो ये लक्षण क्या कहलाती है? तो इसका नाम एंजीना पेक्टोरिस दिया गया है, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं इसको, एंजीना पेक्टोरिस। अगला क्वेश्चन है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट जो है ना, ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, तो इसलिए सही जवाब होगा उत्सर्जन तंत्र का। अगला क्वेश्चन कि निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो पॉलियोमाइलिटिस जो देखिएगा ना, ये आपका निमाटोड द्वारा ही होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियन का मान होता है? तो न्यूक्लियर में क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में रहती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, उसी को न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहती है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? जब जलने के बाद मैग्नीशियम जब जलता है तो उसके राख को क्या कहा जाता है? तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के रिबन को जलने के बाद उसका बनती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? तो उसमें कैल्शियम रहती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कैल्शियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल ने कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था, तो उन्हीं को बंगाल का शेर कहा जाता था, तो सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है कि दरबान, ये गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि दरबान कुंडल झील कहाँ स्थित है? तो दरबान कुंडल झील जो है ये कहाँ पड़ती है? तो ये आपका अयोध्या में ही पड़ती है, और अभी न्यूज़ में भी रहा है अयोध्या, तो याद रखिएगा कि दरबान कुंडल झील अयोध्या में पड़ती है। अगला आपके ये यूपी पुलिस में जो है ना, यूपी स्पेशल का काफ़ी वेटेज है, तो आप यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर भी देखिएगा तो ज़्यादातर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग को उस पोर्शन को अच्छे से करके ऐसा आना है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर की, किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बेटी उसका कल योजना शुरू की थी? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना कब शुरू की थी? तो ये देखिएगा तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, हमारी बेटी उसका कल योजना। तो यूपी से रिलेटेड वाला अच्छे से आपको करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से जीके का रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में हुई थी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से रहे? तो जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में
वो मथुरा में भी रहा है, अयोध्या में भी, महावीर में, तो अर्थात तीनों से कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 21 वर्ष ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि की स्थापना की गई। तो किस वर्ष ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन 1999 में की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला, तो गोवा की रसबली मिठाई को जो है ना जीआई टैग दिया गया, तो गोवा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस, आप लोग अगर सुनते हुए भी जा रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें ध्यान में रह जाएगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आप जब आप ये इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं और इस सेम क्वेश्चन आता है, तो आपको चीज़ें उस समय दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि अच्छा इसका ऑप्शन ये सुने हुए थे। तो आप लोग देखते चलिए, अगर स्पीड आपको थोड़ी कम बेस लग रही है तो आप अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा, लेकिन आपको पूरे देखना है सेट को। अगला क्वेश्चन है किस देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय किसके लिए शुरुआत किया गया, किस देश से नागरिकों को लाने के लिए? तो वो जब अभी इजराइल गाजा युद्ध जो चल रही है ना, तो इजराइल से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू की गई। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कोई एग्जाम, क्योंकि अभी युद्ध चल ही रही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वंदन योजना शुरू किया? तो वंदन योजना जो ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की ही योजना है, जो कि हाल ही फिलहाल में चलाया गया था। कि ये उत्तर प्रदेश की योजना, तो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा किस स्टेडियम में लगाई गई? तो हाल ही में जो है ना सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्टैच्यू वो वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में बनाई गई। तो सही जवाब होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है, वह शहर है। तो किस शहर को दी गई? तो वो कोझिकोड और ग्वालियर को जो है ना सिटी ऑफ लिटरेचर का मतलब मान्यता दिया गया। तो सही जवाब जाएगा कोझिकोड और ग्वालियर को। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 2023 में जो हुई थी ना एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें जो है ना भारत वो दूसरे स्थान पर रहे थे। देखिए दूसरे स्थान पर थे, तो सही जवाब होगा दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि पंकज त्रिपाठी आडवाणी ने कौन सी बार विश्व लीडर्स का खिताब जीता? तो ये पंकज आडवाणी की जो है ना 26वीं बार वाली होगी, जो कि विश्व लीडर्स का खिताब जीता था। 26वीं बार यानी 2023 का भी इन्होंने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दर कितनी निर्धारित कर रखी है? तो अभी जो देखिएगा ना आरबीआई का रेपो दर वो 6.5% की चल रही है, तो 6.5%। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन थे। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है ना भारत जो टोटल 17 जीते थे, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल थे, बाकी सिल्वर और कांस्य थे। तो टोटल 17 जीता है। तो ये थे आज के आपके टोटल 75 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद जाके आगे सेट लगाते रहिएगा। आप जहाँ से भी लगाइए, अगर यहाँ अपलोड होता है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से लगा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग लास्ट टाइम पे सेट ज़रूर लगाइए। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।